बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र प्रश्न पत्र क्रमांक 14वां प्रश्न पत्र क्रमांक, जिसके अंतर्गत हमने अब तक आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण तीन कालखंडों पर चर्चा की थी, जिनको क्रमशः भारतेंदु युग अथवा पुनरुत्थान युग कहा जाता है। दूसरा द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग अथवा जागरण सुधार काल कहा जाता है। तीसरा प्रसाद युग अर्थात छायावादी युग कहा जाता है। और आज हम प्रगति प्रयोगवादी युग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इससे पूर्व जो कुछ कवि छायावादी युग के ही थे, परंतु जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, उनके थोड़े से नामोल्लेख आपके सम्मुख करना मुझे ठीक लगता है, वह आपके सम्मुख रखेंगे। छायावाद के अन्य कवियों में दो पद्धति के काव्य रचनाएं की गई। एक है राष्ट्रीय काव्यधारा और दूसरी है हालावादी काव्यधारा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छायावाद से भी जुड़े रहे। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, भगवती चरण वर्मा, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि काव्यधारा के और प्रेम मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। हालावाद के अंतर्गत डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य आता है। परंतु कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावादी काव्य के निर्माण में तल्लीनता तो दिखाई, मगर उनका उतना नाम नहीं हुआ, जिनमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात और भी जो कवि हैं, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि थे, जिनके अंतर्गत राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्होंने राष्ट्रीय काव्यधारा को पोषित किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, उसके उपरांत देखा जाए तो कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने जैसे कि राम कुमार वर्मा हैं, मोहनलाल महतो वियोगी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, जनार्दन प्रसाद झा हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, आरसी प्रसाद सिंह। प्रेम और मस्ती के काव्य में दो तीन नाम आते हैं: भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये सारे कवि प्रेम और मस्ती या हालावादी काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस काल के कवियों ने बहुत बड़ा योगदान हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। अब हम छायावाद के उपरांत ध्यान दें, काल मर्यादा भी ध्यान में आपके आनी चाहिए। भारतेंदु युग यह 1857 से लेकर के 1902 तक चलता है। दूसरा जो द्विवेदी युग है वह 1902 से लेकर के 1918 तक चलता है। छायावादी युग 1918 से लेकर 1938 तक चलता है। इसके उपरांत दो समांतर काव्यधाराएं हिंदी में प्रवाहित होती दिखाई देती हैं, जिनको हम क्रमशः प्रगति प्रयोगवादी काव्यधारा कह सकते हैं। और इस प्रगति प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत, यानी देखिए, अगर छायावाद को यदि हमने हिरक युग कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो हिंदी साहित्य की काव्यधारा को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: छायावाद पूर्व काव्य, जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आते हैं, और छायावादोत्तर काव्य, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके उपरांत नई कविता, समकालीन कविता वगैरह वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। अब छायावादोत्तर काल में अगर देखा जाए तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके अंतर्गत बहुत सी रचनाएं हुई हैं छायावादोत्तर काल में भी, जिनमें मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कुछ लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सियाराम शरण गुप्त, और सबसे महत्वपूर्ण रामधारी सिंह दिनकर। उसके उपरांत हरिवंश राय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडेय, गुरुभक्त सिंह भक्त,
उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र प्रभाकर, उनके उपरांत देखा जाए तो स्वयं छायावाद के दो कवियों ने भी प्रगति युग में लिखा था, जिनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत हम देखें तो छायावादोत्तर काल में दो महत्वपूर्ण पाश्चात्य विद्वानों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। पहले हैं कार्ल मार्क्स। आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स, अगर आपने राज्यशास्त्र या समाजशास्त्र या इतिहास में या अर्थशास्त्र में जो भी आपका विषय रहा हो, कार्ल मार्क्स का नाम आपने अध्यापकों के मुख से सुना होगा, उस पर पढ़ा होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो आंदोलन था, जिसमें उन्होंने संसार के सारे मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाया था और पूंजीवाद के खिलाफ उन्होंने एक संघर्ष की भूमिका ली थी। हालांकि वो जर्मनी के थे, लेकिन जर्मनी के होते हुए भी संपूर्ण विश्व के बन गए और उनका सर्वाधिक प्रभाव हमें रूस पर दिखाई देता है। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उसके पीछे मार्क्सवादी विचारधारा काम कर रही थी, जिसके अंतर्गत व्लादिमीर लेनिन की क्रांति हुई और वही क्रांति लगभग चीन में भी हुई, जिसका नेतृत्व उस समय के माओ त्से तुंग ने किया था। और क्रमशः इनको लेनिनवाद और माओवाद कहा गया, लेकिन ये मूलतः मार्क्सवाद है। कार्ल मार्क्स जो है वह समाज को तीन विभागों में विभक्त करते हैं। एक है शोषक समाज, जिसको उन्होंने बुर्जुआ कहा है। दूसरा है पेटी बुर्जुआ, जिसको हमने या यूं कहेंगे कि जिसमें डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर्स वगैरह जो आते हैं, जो काम करते हैं स्वयं के स्वार्थ के साथ साथ अपने से ऊपर के लोगों को, शोषक लोगों का समर्थन करते हैं, ऐसे पेटी बुर्जुआ या अर्ध शोषक जिनको माना जाता है। और तीसरे होते हैं शोषित, जिनको अंग्रेजी में उसने कार्ल मार्क्स ने प्रोलेटेरियन कहा है। और उनका ये कहना है कि ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है और ये संघर्ष चलता है जीवन जीने के संसाधनों पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए। संघर्ष किसमें होता है? ये बुर्जुआ और प्रोलेटेरियन अर्थात शोषक और शोषित वर्ग में ये संघर्ष होता रहता है। और इसमें शोषित वर्ग के कुछ लोगों को पढ़ा लिखा करके शोषक वर्ग अपनी ओर मिला लेता है, जिसको उसने पेटी बुर्जुआ कहा है या अर्ध शोषक कहा है, जिसके माध्यम से ये शोषण सामान्य जनता का करता है। कार्ल मार्क्स ने एक कल्पना की थी कि ये जो वर्ग संघर्ष है, ये जो तीन अलग अलग वर्ग हैं, इन तीन अलग अलग वर्गों में जो संघर्ष हो रहा है, वो संघर्ष एक न एक दिन मिट जाएगा और सब कुछ समानता स्थापित हो गई होगी। और उसने एक समय देखा था कि जब सब लोग समान होंगे, यानी ये उसने एक साम्यवादी, यानी सारे वर्ग समान होंगे, कोई किसी का शोषक नहीं होगा, कोई किसी से शोषित नहीं होगा, इस प्रकार से एक कल्पना की थी, परिकल्पना, और उसने उसको ऐतिहासिक द्वंद्ववाद कहा है। इस ऐतिहासिक द्वंद्ववाद में उसने तीन युगों की कल्पना की है। पहला युग है सामंत युग, दूसरा युग है पूंजीवादी लोगों का युग, और तीसरा जिसकी प्रतीक्षा वे कर रहे हैं उसको उन्होंने साम्यवादी युग कहा। अब देखिए कि ये जो सारे विचार है कार्ल मार्क्स ने कब कहाँ प्रकट किए, तो ये जर्मनी में प्रकट किए। जर्मनी में से उसे बाहर निकाला गया तो इंग्लैंड आया, इटली आया और रूस आया। और इस जमाने में उसे कुछ मित्रों का साथ मिला और उसने महत्वपूर्ण तीन पुस्तकें लिखी। उसमें से पहली पुस्तक दास कैपिटल या दास कैपिटल, ये इस पुस्तक में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से इस ऐतिहासिक द्वंद्ववाद को या इस वर्ग संघर्ष की भूमिका को सामने रखा और इसका साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसकी दूसरी पुस्तक थी जो भारत के बारे में थी, 1857 के युद्ध तक जो अंग्रेजों के साथ भारतीय लोगों का हुआ था, 1857 का, जिसे स्वतंत्र वीर सावरकर ने पहला स्वतंत्र समर कहा था, उस काल में अंग्रेजों ने भारतीयों का कितना शोषण किया, इस आधार पर उसने पुस्तक लिखी। तो ये दो तीन पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं उनकी। और
इसी को, जिसको हमने राजनीति में साम्यवाद कहा, दर्शन में जिसे मार्क्सवाद कहा, उसी को यूं कहेंगे कि साहित्य में प्रोग्रेसिवनेस कहा जाता है, प्रोग्रेसिविज्म कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रगतिवाद। यानी समाज में जो दबे कुचले दीन दलित लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ बहुत ही उच्च गति से, उच्च स्वर से बात करने वाला ये मार्क्सवाद है। अब मार्क्सवाद समाज को आमूलचूल परिवर्तित करना चाहता है और इसका परिणाम हिंदी साहित्य पर भी हुआ। और ध्यान दें, राजनीतिक दृष्टि से यह वाद भारत में भी आया, इसको मार्क्सवाद कहा गया, कम्युनिज्म कहा गया, साम्यवाद कहा गया, प्रजा समाजवाद कहा गया, अनेक अलग नाम आए और अंततः यह एक हिंसक आंदोलन भी बन गया। हालांकि भारत को स्वाधीन कराने के लिए जिन जिन प्रगतिशील लोगों ने योगदान किया था वे भी मार्क्सवाद से प्रभावित थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल थोड़े प्रभावित थे, नहीं ऐसा नहीं, परंतु राजनीतिक दृष्टि से बाद में हम देखते हैं कि इसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के जिस पक्ष की स्थापना की थी वो भी मार्क्सवाद से प्रभावित था। पश्चिम बंगाल में इस पक्ष ने, इस विचारधारा के लोगों ने बहुत वर्षों तक राज किया है। अब तृणमूल कांग्रेस वहाँ आ गई, ये बात अलग है। केरल में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष के लोगों ने राज किया है। एक महत्वपूर्ण बात और यह है, कार्ल मार्क्स ने, यानी अब वो हिंसक आंदोलन बन गया और उसे नक्सलवादी आंदोलन में भी हम परिवर्तित होता देखते हैं। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक बहुत ही आदरणीय विचारधारा जो थी अंततः किस प्रकार से वो अपराधी बन गई, इस पर मैं ज़्यादा विचार नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने जिस वर्ग संघर्ष की प्रेरणा दी थी, जिस साम्यवाद को लाने का सपना उसने देखा था, वह एक प्रकार से रक्त लांछित हो गया। परंतु इस काल के कवियों ने इसको बहुत अच्छी तरह से हिंदी में स्वीकार कर लिया था। और आपकी जानकारी के लिए कह दें कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसकी एक शाखा इंग्लैंड में स्थापित हुई, उसका पहला भारतीय अधिवेशन भारत में हुआ, इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जी भी एक प्रकार से प्रगतिशील लेखक थे और प्रेमचंद जी की लेखनी, चाहे उसमें कविताएं न हुई हो, लेकिन उनके उपन्यासों में, कहानियों में मार्क्सवाद की यथा तथा दृष्टिपात दिखाई देता है। हालांकि प्रेमचंद जी ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, वो पहले गांधीवादी थे, बाद में मार्क्सवादी बन गए। तो बहुत सही बदलाव प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। तो इस प्रकार से भारत में भी यह वाद आया और इस वाद को कुछ लोगों ने बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। उत्तर छायावाद के बाद यानी उत्तर छायावादी कविता में एक प्रकार से व्यक्तिवादी गीति कविता का प्रणयन था, व्यक्तिवाद को ज्यादा महत्व दिया गया था। लेकिन मार्क्सवादी कवि समाज को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, न कि व्यक्ति को। ध्यान दें, समाजवादी जो विचारधारा है, या यूं कहेंगे कि हम जिसे एक विशिष्ट वर्ग संघर्ष की बात करने वाले व्यक्ति हैं, तो इसमें अधिकतर ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में जाकर के प्रगतिवादी कविता रचनी शुरू की, जिसको मराठी में हम पुरोगामी कहते हैं। तो ये जो पुरोगामी या प्रगतिशील या प्रगतिवादी आलोचना है, कविता है, इसको हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। देखिए, छायावाद का समाप्ति काल जो है 1936 से 1938 तक का, इसी काल में
हिंदी साहित्य में के क्षेत्र में बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा था और प्रगतिशील आंदोलन, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के जो छोटे मोटे कार्यक्रम हो रहे थे, जिसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद जी थे और उनके उपरांत दूसरा जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, ध्यान रखिए। तो ये इन लोगों ने बहुत कुछ प्रयास किया कि जो सर्वहारा वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिसको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और औद्योगिक क्रांति के कारण जो कल कारखाने आए हुए हैं, जो मिलें आई हुई हैं, उन मिलों में काम करने वाले सर्व सामान्य मजदूरों को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और यही आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन के रूप में, प्रगतिशील आंदोलन या प्रगतिवादी आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देता है। ध्यान दें कि ये समाज में परिवर्तन होता रहता है, काव्य में परिवर्तन होता रहता है। देखिए, जहाँ द्विवेदी युग में सामाजिकता को बहुत महत्व दिया था, छायावाद में पुनः व्यक्तिवादिता आ गई और व्यक्तिवादिता, छायावाद की इस व्यक्तिवादिता का विरोध करने के लिए प्रगतिशील काव्यवादी कवियों ने फिर से सामाजिकता उसमें लाई। और सामाजिकता जैसे ही इसमें ज्यादा हो गई तो प्रयोगवादी कवियों ने मनोविश्लेषण के माध्यम से फिर से व्यक्तिवादिता लाने की कोशिश की है। तो यह हर 20-25 वर्ष के बाद कविता में एक बदलाव होता जाता है। और ध्यान रहे, समाज में जो कुछ दिखाई हमें देता है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर दिखाई देता हो, चाहे सामाजिक तौर पर दिखाई देता हो, चाहे राष्ट्रीय तौर पर दिखाई देता हो, चाहे धार्मिक तौर पर दिखाई देता हो, चाहे सांप्रदायिक तौर पर दिखाई देता हो, चाहे शैक्षिक तौर पर दिखाई देता हो, चाहे वैज्ञानिक तौर पर दिखाई देता हो, उसके प्रतिबिंब कहीं ना कहीं साहित्य में हमें दिखाई पड़ते हैं। और इन्हीं दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों के आधार पर उस काल में एक काव्य आंदोलन निर्माण हो जाता है और वही काव्य आंदोलन आपको बहुत बड़ी एक नियामत या एक बहुत बहुत बड़ा दाय या बहुत बड़ी विरासत देने की कोशिश करता है। हालांकि छायावाद में राष्ट्रीय काव्यधारा भी, व्यक्तिवादी काव्यधारा भी जुड़ी हुई थी, इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह था, परंतु उसका जो एक पलायनवाद था, मतलब समकालीन समस्याओं से छायावादी कवि थोड़े से व्यक्तिवाद के कारण अलग रहे। इसी कमी का फायदा उठा करके प्रगतिशील आंदोलन आया और प्रगतिशील या प्रगतिवादी आंदोलनकर्ताओं ने पलायनवादी की जगह संघर्षवादी कविता सामने लाई। अब देखिए, छायावाद में जिस ईश्वर की बात वे करते हैं, जिस रहस्यवाद की बात करते हैं, जिस धर्म की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स उसका विरोध करता है। और कार्ल मार्क्स का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, धर्म कुछ और नहीं, एक अफीम की टिकिया है जिसको खा करके मनुष्य अपनी समकालीन सारी समस्याओं को भुला देता है। अब इसी बात को लेकर के बहुत चर्चा बाद में हो रही थी। 1936 के आसपास भारत में इस प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के अधिवेशन होने लग गए और सामाजिक चेतना को लेकर के कुछ नया निर्माण होने का आरंभ हो गया। अब देखिए कि आप जानते हैं कि प्रगतिवादी काव्य का उद्भव और विकास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हुआ, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे, भारत में उनका कुछ लेन देन नहीं था, फिर भी भारत में उनके इन विचारों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। साथ ही छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया के रूप में भी प्रगतिवाद आया। एक ओर भारतीय समाज में उभरता हुआ जनसंकट था, तो दूसरी ओर रूस में मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर स्थापित साम्यवाद था, जो वहां के विषम संकट और संघर्ष से गुजरे हुए जनजीवन को बल दे रहा था, जो सामंतवाद और पूंजीवाद की विभीषिकाओं को कुचल कर सर्वहारा वर्ग का, मतलब प्रोलेटेरियन वर्ग का या शोषित वर्ग का अभिनायकत्व प्रस्थापित कर रहा था। यानी राजनीतिक ढंग से रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उसकी सफलता ने भारत में भी एक प्रकार से शोषित लोगों को ये लगने लगा कि अगर हम रूस का अनुकरण करेंगे, रशिया का अनुकरण करेंगे, वहाँ के व्लादिमीर लेनिन का अनुकरण करेंगे, तो हम भी भारत में जो सदियों से सामंतवाद चला आ रहा है, 2-3 सदियों से जो चला आ रहा पूंजीवाद है,
इसका भी विरोध करके हम अपनी एकता प्रस्थापित कर सकेंगे। और ध्यान दें, कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा योगदान क्या है? कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा योगदान है कि जो लोग एक प्रकार से वेट बेगार बन करके, बंधुआ मजदूर बन करके, चाहे किसी बड़े खेत में हो, चाहे किसी कारखाने में हो, चाहे किसी मिल में हो, 12-12, 13-13 घंटे काम करते थे, तो इन लोगों के परिश्रम को, शारीरिक परिश्रम को अलहिदा करके उस पर थोड़ा सा उसे उसका काम से छुटकारा पाने के लिए जो 24 घंटों को कार्ल मार्क्स ने 8-8 घंटों में 3 भागों में विभक्त किया। 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, इस दृष्टि से 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन और प्रगति के अन्य साधनों को स्वीकार करना। ये कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी देन थी। और ध्यान रखिए, कार्ल मार्क्स ने जिस सामंतवाद का विरोध किया वह 1857 में लगभग कम हो चुका था। अब आया था अंग्रेजों का पूंजीवाद। अंग्रेजों और भारतीय कुछ गिने चुने अमीर लोगों ने मिलकर के भारत में, खास करके मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास जैसे महानगरों में बड़ी बड़ी मिलों की स्थापना की थी, बड़े बड़े कल कारखाने की स्थापना की थी। और वहाँ काम करने वाला जो सामान्य व्यक्ति था, वो मजदूर, वो शोषित हो रहा था। और इसके विरोध में, इस विरोध में देखिए कि भारतीय बुद्धिजीवी दो प्रकार से विचार कर रहा था। एक, जो अपने मालिक हैं उनकी बात कहना, जिसको हमने पेटी बुर्जुआ वर्ग कहा, बुद्धिजीवी पांड्रपेशी वर्ग कहा, सफेदपोश वर्ग कहा, वह एक भारतीय बुद्धिजीवी एक और अपने समाज में उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विसंगतों और संकटों को देख तो रहा था, परंतु दूसरी ओर वह रूस के समाज को भी देख रहा था। और जो इन विसंगतियों से जूझ करके, गुजर करके एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर रहे थे जिसमें कोई व्यक्ति शोषक नहीं है, शोषित नहीं है, अर्ध शोषक नहीं है, साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित कर रहा था। और यही बुद्धिजीवी व्यक्ति दो प्रकार से उसने कार्य किया। एक ओर से उन्होंने रूस से प्रेरणा प्राप्त करके इस प्रकार का कार्य करना आरंभ किया, और दूसरी ओर उसने ये भी काम करना आरंभ किया कि अपने पर कोई गाज न गिरे, इसलिए वो सरकार से, अंग्रेज सरकार से और उस समय के बड़े बड़े भारतीय नेताओं से बचकर भी रहने लगा। इसलिए वो मुखरित रूप में होकर नहीं आया, और धीरे धीरे छायावादी कवियों में से निराला और पंत जी ने भी यह किसानों और कामगारों के इस आंदोलन को थोड़ी बहुत चेतना दी। जैसे कि निराला की कविता तोड़ती पत्थर, हमने थोड़ी चर्चा की थी इस पर, ये भी आपको पता होगा। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीतिक परिस्थितियों में भी हो रहा था, और स्वाधीनता चेता लोगों के माध्यम से कार्ल मार्क्स के जो 1919 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसका प्रभाव भारतीय स्वाधीनता सेनानियों पर भी पड़ा, और जिसमें सचिंद्रनाथ सन्याल से लेकर के रामप्रसाद बिस्मिल तक, भगत सिंह से लेकर के बटुकेश्वर दत्त तक प्रभावित होने वाले लोगों ने, उन्होंने अपने भारत में एक महत्वपूर्ण आंदोलन की स्थापना की, एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था द सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट यानी समाजवादी लोकतांत्रिक संगठन की स्थापना की, और उसके अंतर्गत सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, सेना का भी संगठन किया, और जिसका नेतृत्व क्रमशः रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, यशपाल इत्यादि लोगों ने किया है। और एक दोनों ओर से ये बातें चल रही थी, और इस बीच भगत सिंह जी पकड़े गए, उनको फांसी हुई, और धीरे धीरे उनके बारे में बहुत सी बातें होने लग गई। और तत्कालीन परिस्थितियों में देखा जाए तो देखिए कि मतलब 1931 में भगत सिंह जी को फांसी हुई, और उसके लगभग 4-5 वर्ष में ही, यानी रूस से प्रेरणा लेकर के इन लोगों ने क्रांति की, ये मान लिया, लेकिन 1935 के आसपास
एम फॉरेस्टर के सभापतित्व में पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, उसमें प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ और 1936 में सज्जाद ज़हीर नाम के एक अंग्रेजी उर्दू के विद्वान और बहुत बड़े हिंदी और अंग्रेजी के विद्वान डॉक्टर मुल्कराज आनंद, जो बाद में अंग्रेजी के बहुत बड़े उपन्यासकार भी हुए, इन दोनों के प्रयास से प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की भारतीय शाखा की स्थापना हुई और उसका पहला अधिवेशन प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रगतिवाद रचना और आलोचना के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण लेकर के आया। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति इस काल के कवियों ने, आलोचकों ने की। सामाजिक यथार्थ शब्द का भ्रांत अर्थ लेने वालों की भी कुछ कमी नहीं है। वे समाज के ऊपर सतही दिखाई पड़ने वाले निर्जीव और पतनोन्मुख विकृतियों को ही समाज मान करके बैठे हैं, सामाजिक यथार्थ मान करके बैठे हैं। लेकिन प्रेमचंद जैसे, सज्जाद जहे जैसे, एम फॉस्टर्स जैसे या फिर मुल्कराज आनंद जैसे समीक्षकों और रचनाकारों को अभिप्रेत यह सामाजिक यथार्थ नहीं था। सामाजिक यथार्थ उनकी दृष्टि में वो था जिसमें जन सामान्य, अत्यंत सामान्य लोग, जिसमें शोषित हैं, जो अपनी बात कुछ कह नहीं सकते, तो उनकी आवाज बनाने के लिए जो लोग सामने आए, उन्होंने सही अर्थ में सामाजिक यथार्थ को समझा हुआ था। और ये जो द्वंद्व था, देखिए ये जो द्वंद्व है, हर युग में दो बुनियादी शक्तियों का द्वंद्व होता रहता है और ये द्वंद्व मृतप्राय मरणोन्मुख पुरानी शक्तियों और नवीन जीवंत शक्तियों का। सामाजिक स्तर पर पुरानी शक्तियों में शोषक लोग आते हैं और नवीन शक्तियों में शोषित गरीब, किसान, मजदूर, कामगार लोग आते हैं। और नवीन जीवंत शक्तियां पुरानी शक्तियों को नष्ट करके जनमंगलशाली समाज की स्थापना करने की कोशिश करती है। कभी कभी उसमें उन्हें यश भी मिलता है, अपयश भी मिलता है, नहीं ऐसा नहीं है। परंतु धीरे धीरे ये शक्तियां उठती जाती हैं तो पुरानी शक्तियां उनको काटने की कोशिश करती रहती हैं। ये संघर्ष चलता रहता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि अनेक बुनियादी तत्वों को ग्रहण करने वाला यह सच्चा यथार्थवादी होता है। ऐसा ही साहित्य अपने युग का वास्तविक सच्चा प्रतिनिधि होता है और भावी युगों के साहित्यों के लिए प्रेरणा स्रोत भी होता है। प्रगतिवाद, जिसका दर्शन मार्क्सवादी कहलाता है, जिसका राजनैतिक नाम साम्यवादी है, वह प्रगतिवादी या प्रगतिशील आंदोलन के रूप में साहित्य में आता है और ये अलग अलग युग में प्रेरणा का कारण हो सकता है। आज भी देखिए, राजनीतिक दृष्टि से मार्क्सवाद की पूरी तरह से पीछे हट हुई है, लेकिन आज भी आंदोलन के रूप में मार्क्सवाद चल रहा है। उसे कोई रोक नहीं सकता, एक दर्शन के तौर पर, एक विचारधारा के तौर पर। प्रगतिवाद, ये जो महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, वह क्या करता है, वो देखिए, युगीन यानी प्रगतिवादी साहित्य या प्रगतिशील साहित्य समाज के युगीन संबंधों को छोड़ करके केवल हवा में शाश्वत का महल बनाने वाले साहित्य को नकलची कहता है। वो सच्चे साहित्यकार नहीं है, ऐसा कहता है। और यदि कोई शाश्वत वस्तु है तो यह है कि नवीन सामाजिक मानवता सदैव पुरानी और जर्जर दानवी शक्तियों से युद्ध करती रहती है। आज के युग में बुनियादी शक्तियां वे हैं जो पूंजीवाद को नष्ट करके साम्यवाद की या समाजवाद की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और देखिए कि सामंतवादी, पूंजीवादी सामाजिक ढांचे को बदल करके उसको साम्यवादी ढांचे में ढालना इन प्रगतिशील कवियों का, आलोचकों का सबसे बड़ा ध्येय है, लक्ष्य है। एक और महत्वपूर्ण बात कि देखिए कि चाहे रीतिकाल में हो, चाहे भारतेंदु युग में हो, चाहे द्विवेदी युग में हो, चाहे छायावादी युग में हो, जो सौंदर्य के प्रतिमान थे वो इन्होंने बदल दिए। यानी एक नई दृष्टिकोण से सौंदर्य की ओर देखा। वह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य को उसने खोजने की कोशिश की और सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों के साथ जोड़ दिया। और इस हार्दिक आवेगों के साथ जोड़ने के उपरांत हम देखते हैं कि
संघर्षों से भाग करके अतीत के लोक में, जिसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, वहां छिप जाना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, उन्होंने ये कहा। और उसकी जगह किसी अतीत मतलब भूतकाल में जा कर के बैठ जाना या किसी कल्पना लोक में बैठ जाना, सामान्य समस्याओं से आंखें मूंद करके ये करना उन्होंने गलत माना। और इस बारे में देखिए कि प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक दार्शनिक एनजी चर्नोव्स्की के शब्दों में यह है कि मनुष्य को जीवन सबसे प्यारा है, मरना कोई नहीं चाहता, मनुष्य को जीवन सबसे प्यारा है। इसीलिए सौंदर्य की परिभाषा उन्नत और संतोषजनक मालूम होती है कि सौंदर्य ही जीवन है, सौंदर्य जीवन है, जीवन ही सौंदर्य है, या जीवन सौंदर्य है, सौंदर्य जीवन है, चाहे इसे किसी प्रकार से शब्द में डाल दो। मनुष्य जीना चाहता है, मनुष्य मरना नहीं चाहता, मनुष्य किसी मरने के बाद किसी परिलोक, किसी स्वर्ग की कामना नहीं करना चाहता, वह इसी जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, और यही उसका सौंदर्य है। प्रगतिवादी साहित्य या प्रगतिशील साहित्य, प्रगतिवादी जो दार्शनिक हैं, लेखक हैं, आलोचक हैं, वो साहित्य को सोद्देश्य मानते हैं, बिना उद्देश्य का नहीं मानते। और साहित्य का उन्होंने उद्देश्य क्या माना है, देखिए, सोद्देश्यता और प्रचार को एक कर देना नहीं चाहिए। सोद्देश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना, यह प्रचार नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब साहित्य प्रचार का माध्यम बन जाता है तो वह गिरने लग जाता है। साहित्य सोद्देश्य होना चाहिए, लेकिन किसी का प्रचार करने वाला नहीं होना चाहिए। जो पढ़ेंगे वो स्वीकार कर ही लेंगे, इस माध्यम से हमें यह स्वीकार करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और है कि प्रचार साहित्य को हल्का बना देता है, और सिद्धांत के स्तर पर मार्क्सवादी दर्शन के मनीषियों और साहित्य चिंतकों ने साहित्य में प्रचार का विरोध ही किया, परंतु सबसे ज्यादा प्रचारात्मक साहित्य लिखा गया है वो मार्क्सवाद का है, ये भी सच्चाई है। एक महत्वपूर्ण बात और उन्होंने कही है, देखिए, कि सामाजिक जीवन की संश्लिष्ट वास्तविकता से कट करके केवल सिद्धांत का प्रचार करने का परिणाम यह होता है कि कवि अपने परिवेश से संबंधित न रह करके, अपने वातावरण से, अपने लोगों से, अपने समाज से संपृक्त न रह करके वह केवल सिद्धांतों का प्रचार करने वाला मात्र रह जाता है। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कार्ल मार्क्सवाद की भारत में क्या अवस्था हुई है, केवल लेनिन की जय करके, केवल माओ की जय करके, केवल मार्क्स की जय करके या उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करके ये बढ़ने वाला नहीं। वो भारत में लागू होता है या नहीं, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक अवस्था अन्य देशों से बहुत अलग है। इसलिए भारत में अलग पद्धति से, अलग सिद्धांतों का प्रचार करना पड़ेगा। जो हम पाश्चात्य दृष्टि से प्रचार कर रहे हैं वो भारत में लागू नहीं होते। इसलिए भारत में मार्क्सवाद बिल्कुल नहीं टिक पाया। हालांकि साहित्य में उसे बहुत बड़ा स्थान है, राजनीति की दृष्टि से नहीं टिक पाया। यानी कवि अपने परिवेश से संबंधित न रह करके, मार्क्सवादी कवि, प्रगतिवादी कवि, वो एक तो रूस की लाल सेना का गौरव करने लगता है या फिर चीन का गौरव करने लगता है, लेकिन यही कवि जब चीन भारत पर आक्रमण करता है तो मौन बैठ जाता है। एक आध नागार्जुन कवि होता है जो चीन को लताड़ता भी है मार्क्सवादी होते हुए भी, ये बात अलग है। यानी अपने भारतीय जनजीवन की प्रेरणा भारतीय ही हो सकती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसी अन्य देश में पैदा हुए धर्म को स्वीकारा नहीं, इसी देश के धर्म को स्वीकारा, क्योंकि इस देश की मिट्टी में वो रमा हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात और यहां आती है कि प्रगतिवाद शिल्प के तौर पर क्या कहता है। यानी उसने बार बार शोषितों का पक्ष ले लिया, शोषकों को गालियां दी, वर्ग संघर्ष की बातें की, साम्यवाद की बातें की, परंतु ये सारा कथ्य स्तर पर चल रहा है। शिल्प स्तर पर क्या है, जैसे शिल्प स्तर पर
छायावाद में अच्छे प्रयोग हुए, द्विवेदी युग में अच्छे प्रयोग हुए, भारतेंदु युग में अच्छे प्रयोग हुए। ऐसा कोई नया प्रयोग ये लोग कर नहीं पाए हैं। इसलिए इनकी कविता अनुभव के स्थान पर केवल फॉर्मूलाबद्ध कविता बनती गई, जिसका जन सामान्य से उतना ज्यादा संपर्क नहीं रह पाया। प्रगतिवाद ने अपनी बहुत सी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्यधारा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है, और उसने काव्य को, काव्य ही नहीं, साहित्य की अन्य विधाओं, उपन्यास, कहानी, निबंध वगैरह विधाओं को भी, जो व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे में थी, उसको बाहर निकाल करके जनजीवन में प्रवाहित करने का बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। जीवन और साहित्य के मूल्य, सौंदर्य बोध और लक्ष्य को समाज के यथार्थ और उसके रचना से जोड़ दिया। भाषा को कोहरे से निकाल करके धरातल पर प्रतिष्ठित किया। इन कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री और गजानन माधव मुक्तिबोध इस काव्यधारा के प्रधान कवि हैं, जिनमें से गजानन माधव मुक्तिबोध को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अन्य किसी कवि को उसमें ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम प्रगतिशील या प्रगतिवादी आंदोलन की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और इसके जो प्रधान कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, उन पर ज्यादा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मार्क्सवादी वैचारिक पृष्ठभूमि को तो हमने आपके सम्मुख रखा है, जिसके अंतर्गत द्वंद्वात्मक ऐतिहासिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, मानव सभ्यता के विकास की यात्रा, जो क्रमशः सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और साम्यवादी युग के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ और प्रोलेटेरियन वर्ग में संघर्ष होता है, वो सारी बातें हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लेकिन इस काल की जो कविता थी, उस काल की कविता में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रवृत्ति महत्वपूर्ण रही है तो वो प्रवृत्ति रूस के गुणगान की है। किसानों और मजदूरों के पक्ष को लेने की प्रवृत्ति है। जैसे कि निराला जी की वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता हमने, या उनका कृषक क्रंदन जैसी कविता हमने देखी और आपके सम्मुख प्रस्तुत की। अब हम कुछ कवियों के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस काल के कवियों ने किस प्रकार से ये बात करने की कोशिश की थी। ध्यान दें, मैं एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो मार्क्सवादी या प्रगतिशील कविता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं उन्होंने दी, जो 4 महत्वपूर्ण मान्यताएं जिनका प्रगतिवादी या प्रगतिशील कविताओं में हमें प्रतिबिंब मिलता है। पहली है धर्म को नकार देना, दूसरा ईश्वर को नकार देना, तीसरा परलोक को नकार देना। मतलब ये मानते हैं कि धर्म अफीम की टिकिया है, इसे छोड़ना है। ईश्वर एक बहुत बड़ा धोखा है, इसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नाम पर ज्यादा शोषण होता है। चाहे वो शोषण मुसलमान करे, हिंदू करे, क्रिश्चियन करे, शोषण होता है, इसलिए ईश्वर को नकार दिया। और तीसरी बात, इस जीवन में हम जो कष्ट उठाते हैं कि परलोक में हम सुख से समय व्यतीत करेंगे, 72 हुरे मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, ये सब झूठे। परलोक के भी, स्वर्ग की भी कल्पना उन्होंने उनका विरोध किया है। दूसरी बात कि उन्होंने समाज के शत्रु के रूप में पूंजीवादी वर्ग को देखा है, जनसामान्य के शत्रु के रूप में पूंजीवादी वर्ग को देखा है, और उसके प्रति घृणा की है और घृणा का प्रचार भी किया है। तीसरी चीज, शोषित वर्ग, जो जिसे उसने बार बार प्रोलेटेरियन वर्ग कहा है, जनसामान्य, उसकी दीनता और निर्धनता का चित्रण करते उसके प्रति सहानुभूति का चित्रण किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथी बात, नारी का यथार्थ चित्रण। अब तक जो नारी केवल प्रेयसी थी, केवल सौंदर्य की पुतली थी, उसको मानवीय रूप में देखने का कार्य इस काल के कवियों ने किया हुआ है। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण बात है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये मार्क्सवाद प्रगतिशील आंदोलन, प्रगतिशील कविता या प्रगतिवादी कविता का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक अनुबंध है, उसी प्रकार आगे आने वाले जो प्रयोगवाद और नई कविता के युग हैं उसके लिए दो अन्य महत्वपूर्ण वाद सामने आते हैं। पहला है जिसको हम मनोविश्लेषणवाद कहते हैं और दूसरा है वह है अस्तित्ववाद। इन दोनों को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक दृष्टि हमें दिखाई देती है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वास्तविक सत्य को उत्तर छायावादी काल में प्रश्रय मिला और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर मतलब जो जैसा है उसको वैसा कहना की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर करने की प्रेरणा दी, वह प्रगतिवाद आंदोलन है। एक बार फिर से इस बात को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिए। प्रगतिवाद लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय के अनुसार प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावादी काल में प्रश्रय मिला और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। अब इसमें बार बार ये बात उठती है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन वगैरह की बात हमारे सामने आती है और ये प्रगतिवादी साहित्य जो है उस साहित्य के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें क्या है, देखिए। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। पुरानी शक्तियां शोषक वर्ग का प्रतीक हैं जबकि नवीन शक्तियां शोषितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों का समाज है। शोषण का विरोध प्रगतिवाद का मूल तत्व है। प्रगतिवादी कवि उस साहित्य को व्यर्थ मानता है जो साहित्य का सत्य नकार कर कल्पना के महल पर खड़ा किया गया है। प्रगतिवाद में सौंदर्य को भी नए रूप में देखा गया। सौंदर्य का संबंध हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है और ये दोनों समाज से संबंधित है, इस प्रकार से बातें मानी गई। और शिल्प पक्ष में अगर देखा जाए तो उसमें अलग अलग नए प्रतिबिंब, नए प्रतीक, नए बिंब, नए उपमान, नए मुहावरे, चित्र, अलंकार ये जनजीवन से ग्रहण किए गए। प्रगतिवाद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शिल्प पक्ष में भी निभाई है। प्रगतिवादी काव्य ने निश्चय हिंदी साहित्य को जनजीवन के यथार्थ से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि प्रगतिशील कवि इस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें शोषण हो उसको नष्ट करना चाहता है। कवि कहते हैं, देखिए, हो समाज वह चिथड़े चिथड़े, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। वो रूढ़ियों का विरोधी भी है। इसलिए पंत जी कहते हैं, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शुष्क शीर्ण, हे स्त्रस्त ध्वस्त, हिमताप पीत, मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। इस प्रकार से पुरानी चीजों का सर्वनाश करने का प्रयास प्रगतिशील कवि करता है। इतना ही नहीं, वो नए युग का आह्वान भी देता है और पुराने युग को जला देता है। पंत कहते हैं, आग गा कोकिल बरसा पावक कण, पावक मतलब आग, गा को कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। इस प्रकार से इतना ही नहीं, प्रगतिशील कवि जो है वह ऐसी समाज व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है जिसमें कुत्तों को भी मनुष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और सामान्य मनुष्य होते हुए मनुष्यों को कुत्तों से भी निचला मान करके देता है। उनकी विपथगा नाम की एक कविता है, देखिए। श्वानों को मिलते दूध, रामधारी सिंह जी की कविता है। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक टिटू जाड़ों की रात बिताते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं।
पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। मतलब ये एक जो पूंजीवादी या सामंतवादी व्यवस्था में एक प्रकार से एक और सुखोपभोगों की सुविधाओं की एक और एक बाजार जैसा भरा है और दूसरी ओर रोटी के दाने के लिए तरसने वाला सामान्य व्यक्ति है। इस विषमता को नष्ट करने का कार्य प्रगतिशील कवि करता है। इतना ही नहीं, कुकुरमुत्ता का मैंने उल्लेख निराला के प्रसंग में किया था। वो कैपिटलिस्ट मतलब भांडवलवाद या पूंजीवाद को गाली देते हुए कहते, देखिए कुकुरमुत्ता में निराला कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगो आब खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। ये कैपिटलिस्ट ही पूंजीवाद है। इतना ही नहीं कि जो मजदूर जिनकी वजह से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, मजदूरों की वजह से ही बड़े बड़े कल कारखाने बनते हैं, मजदूरों की वजह से बड़े बड़े बांध बनते हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं मजदूरों के कारण बनती है, लेकिन वो मजदूर खुद कुछ नहीं है उसके हाथ में। इसलिए कवि कहते देखिए, ओ मजदूर तू ही सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर दूर, ओ मजदूर। मुक्ति बोध जी दीनहीन दलितों की पीड़ा से परिचित हैं, मानव की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और प्रगतिशील कवि, प्रगतिवादी कवि मुक्तिबोध लिखते हैं, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकीला हीरा है। एवरी बॉय, एवरी मैन इज यूनिक। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे। देखिए, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। कितनी बड़ी बात कही। देखिए, यह है प्रगतिशील कवियों की महत्वपूर्ण बात। और वे देखिए कि अकाल उस समय बहुत पड़ा था, और उस अकाल के कारण कितनी गंदी गंदी स्थितियां सामने आई थी। बंगाल का अकाल, इस पर तो हरिवंश बच्चन जी ने बंगाल का अकाल नाम से बहुत बड़ा महाकाव्य भी लिखा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन केदारनाथ अग्रवाल जो प्रगतिशील कवियों में मूर्धन्य कवि हैं, किसानों का पक्षधर कवि हैं, वे कहते हैं देखिए, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अनरीति बर्बर। मतलब अकाल में इतना है कि आज क्या खाएं, अगर कुछ कहीं से खाना मिल जाएगा तो अपने पेट का बेटा भी उस व्यक्ति को एक खाने के, एक रोटी के बदले वो बेच देगा। यहां तक भयानक स्थिति आई थी। इतना ही नहीं, ये प्रगतिशील कवि जो हैं वो सामाजिक समता के लिए हिंसात्मक क्रांति का आह्वान भी करते हैं, जो बाद में नक्सलवाद, माओवाद में परिवर्तित हुआ, जो आपको देखते हैं। दिनकर जी कहते हैं देखिए, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़ ले। देखिए, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या खुद मर के, किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति, इत लड़ना उठा न्याय का खड्ग समर में, अभय मारना मरना। इस प्रकार से युद्ध का आह्वान भी करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और देखिए, समाज में उस समय नारी की स्थिति अत्यंत गंभीर हो रही थी। अकाल को छोड़िए, सामान्य समय में भी नारी अपने शरीर को बेच करके अपने पेट की भूख शांत कर रही थी। वह न जाने समाज के कितने गंदे गंदे लोगों के साथ उसका शारीरिक शोषण हो रहा था। अब ऐसे में समता मूलक समाज में नारी को भी समान मानना चाहिए। इसलिए इस काल के कवि दिनकर जी कहते हैं, पंत जी कहते हैं, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित। मतलब पुरुषों के आधार पर वह यानी पराधीन न रहे, वह भी स्वतंत्र चेता होकर के अपने पैरों पर खड़ी रहे। वह केवल शारीरिक मनोरंजन का साधन न बने, वह एक मानवीय प्रतिष्ठित भी बन सकती है। इस प्रकार से नारी केवल वासना पूर्ति का साधन नहीं, अपितु वह सम्माननीय है, क्योंकि वह पुरुष के कंधे के का साथ कंधा मिला करके
भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान कर रही है। इस प्रकार से इस काल के कवियों ने नारी को भी महत्व दे दिया है और एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सारे साधन सब में समान रूप से आवंटित हों, ऐसा दिनकर जी कहते हैं। वे कहते हैं, देखिए, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, कम ज्यादा किसी को न हो, सबको समान रूप से सारे साधन मिलने चाहिए। आज भी इतने दिनों के बाद स्वाधीनता के 75वें वर्ष में भी भारत की 90% संपत्ति केवल 12 पूंजीवादी घरानों तक ही सीमित है और बाकी सारे 99% लोगों के हाथ में केवल 20% अधिकार हैं, 20% जमीन है। इस काल के कवियों ने, देखिए, सौंदर्य के सारे उपादान बदल डाले। आप जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण किया था, लेकिन वह ताजमहल कोई सौंदर्य का प्रतीक नहीं मानते हैं। पंत जी कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वासविहीन हो जीवित जन। ये कैसा मृत्यु की पूजा कर रहे हैं आप, कैसे मृत्यु का पूजन कर रहे हैं एक अपार्थिव रूप से, जबकि जो सजीव लोग हैं वो निर्जीव बनते जा रहे हैं और मरे हुए व्यक्तियों के लिए आप ताजमहल बना रहे हैं और जीवित व्यक्ति फटाफट मर रहे हैं, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। स्फटिक के सौध में, मतलब ये जो ताजमहल बनाया है जिस पत्थर से, उसको क्या कहा जाता है, संगमरमर, एक स्फटिक जैसा पत्थर है। उसके सौध में, उसके मंदिर में, उसके भवन में आप मरे हुए श्रृंगार का शोभन कर रहे हैं और जबकि बाहर नंगे लोग हैं, भूखे लोग हैं, कपड़े नहीं हैं जिनके शरीर पर, अन्न का दाना नहीं मिल रहा है और आप ताजमहल बनाते जा रहे हैं। इस प्रकार से इस काल के सौंदर्य की परिभाषा भी उन्होंने बदल दी। इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात कही कि ईश्वर के नाम पर, भाग्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूर्व जन्म के नाम पर, स्वर्ग नरक के नाम पर जो शोषण हो रहा है, उसके विरोध में जाकर के इन लोगों ने, प्रगतिशील कवियों ने बहुत बड़ा स्वर ऊंचा उठाया। दिनकर कहते हैं, देखिए, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। मतलब जो व्यक्ति अपने अधिकार की बात करेगा तो कहते तेरे नसीब में यही है, तो यही भोग ले, और हमारे नसीब में जो है हम उसका भोग लेंगे। ये इस प्रकार से प्रगतिशील कवि जो है वह, संक्षेप में कहा जाए तो वह क्या करता है, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने की बात करता है, जो रूढ़ियों का विरोध करता है, नवीन जीवन मूल्यों के विकास की बात करता है, जो नवीनता का पक्षधर है, जो नूतनता का पक्षधर है, जो विकास का पक्षधर है, जो प्रगति का पक्षधर है, वो प्रगतिशील कविता है। प्रगतिशील कवि ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां कोई शोषक शोषित न हो। वह पूंजीवाद का विरोध करता है, पूंजीवाद का द्वेष, घृणा करता है और उस घृणा का प्रचार करता है। वह किसान, मजदूर और मध्यवर्गीय लोगों की सामाजिक स्थिति को और बेहतर बनाना चाहता है, मजदूरों को उनका अधिकार दिलाना चाहता है, किसानों को उनका अधिकार दिलाना चाहता है। प्रत्येक हृदय महाकाव्य लिखने की क्षमता युक्त है, ऐसा वो मानता है। वह अकाल से पीड़ित व्यक्ति का पक्षधर है। वह हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिए भी आह्वान करता है। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए सुख साधनों पर एकाधिकार जिन लोगों ने किया है उनके प्रति विद्रोह करना चाहता है। वह नारी के केवल वासना युक्त रूप को नहीं अपितु मानवीय रूप को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहता है। वह भूखे नंगों का पक्ष लेता है, ताजमहल जैसे बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का पक्ष नहीं लेता, सौंदर्य के परिमाण बदल देता है। और वह ईश्वर, भाग्य, धर्म, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक की थोथी बातों का कड़ाई से विरोध करता है
और यही बात है प्रगतिशील कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन के शब्दों में कहा जाए तो, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही मच जाए। इस प्रकार से विप्लववादी प्रलयवादी भी कविता करने से वो बाज नहीं आता। यहाँ तक हमने प्रगतिशील कविता के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी आपके सम्मुख स्पष्ट की और प्रगतिशील कविता के बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला। अब रहे हुए 20 मिनटों में हम आपके सामने प्रयोगवाद को आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो